हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट्स मतलब जैसे स्टेट किसके ऊपर मतलब इंटरनेशनल लॉ लगता है, समझ आप सब्जेक्ट मतलब बहुत क्लियर सी चीज़ है, बताने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे हमारे लॉ है, इंडिया में जो लॉ लॉ होता है उसके सब्जेक्ट्स कौन कौन है, तो हम इंडिविजुअल्स हैं, करेक्ट। तो ऐसे जो इंटरनेशनल लॉ है वो किसके ऊपर लगता है, किसके लिए बना है ना। मैं आपको एक लेमैन के भाषा में समझा रही हूँ, डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले आप समझिए। तो इंटरनेशनल लॉ किसके लिए बना है, किसके ऊपर लगेगा, किसके अगेंस्ट लग सकता है, कौन हमारे इंटरनेशनल कोर्ट्स के सामने आ सकता है, तो वो लोग क्या है, वो सब सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो जैसे स्टेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स। आप लोगों ने लीगल पर्सनालिटी पढ़ा था ना, मतलब जिन लीगल पर्सनालिटी किसे बोलते हैं, जिनके पास राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं। तो सेम वही चीज यहाँ पे है जूरिस्प्रूडेंस में, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो इंटरनेशनल स्फीयर में अगर हम लोग बात करें तो जिनके पास राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो क्या कहलाएंगे, वो लोग सब्जेक्ट कहलाएंगे। तो ये आप लोग को आई थिंक क्लियर है कि सब्जेक्ट किसे बोलते हैं। स्टार्क ने बताया थोड़ा डिटेल में, स्टार्क ने 3 चीजें बेसिकली बताई हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले तो वो बताया कि जिनके पास राइट्स एंड ड्यूटीज है। दूसरा क्या बताया कि जो किसी मैटर को लेके इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के सामने जा सकते हैं, मतलब सुनवाई करवाने के लिए, इन्फोर्स कराने के लिए चीजों को। तीसरा क्या है कि जिनके लिए हमारे इंटरनेशनल लॉज वगैरह बनते हैं, जो कि उससे बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। फिर एक हमारे पास रेपरेशंस केस है। आगे हम और सारे केस लॉस पढ़ेंगे, बट इस केस लॉ में बताया गया कि इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। तो मतलब वही जो कि इंटरनेशनल राइट्स एंड ड्यूटीज पोजेस कर सकते हैं, और फिर वो कोर्ट के सामने जा सकते हैं कि सपोज उनका कोई राइट होता है, राइट वायलेट होता है, तो जो हमारे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स है वहां पे जा सकते हैं। तो ये जो क्या है, ये सारी चीजें जो है हमारी, ये क्या है, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। आई होप आप लोग को क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास 3 थ्योरीज है। सबसे पहले रियलिस्ट थ्योरी। रियलिस्ट थ्योरी क्या कहता है, वो कहता है कि जो स्टेट्स है सिर्फ और सिर्फ वही इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो हम लोग इंडिविजुअल्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, उनके हिसाब से वो जो है वो हमारा उसका सब्जेक्ट नहीं है इंटरनेशनल लॉ का। और उनका मतलब ये थोड़ा पॉजिटिविस्ट लोग हैं, है ना, मतलब जो पॉजिटिविस्ट थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो उसको बेसिकली बिलोंग करते हैं। ओपनहाइम ने भी इसके बारे में बोला है कि ये जो है ये इंटरनेशनल कंडक्ट के बारे में बात, स्टेट के इंटरनेशनल कंडक्ट के बारे में बात करता है, उसके सिटीजन के इंटरनेशनल कंडक्ट के बारे में नहीं बात करता है। तो ओपनहाइम ने क्या बोला कि ये इंटरनेशनल कंडक्ट ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करता है, उनके सिटीजन्स के बारे में नहीं बात करता। फिर आर्टिकल 34, अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो आर्टिकल 34 है उसमें भी ये बात साफ साफ कही गई है, और उससे ये चीज क्लियर होती है कि स्टेट जो है वही सब्जेक्ट है। उस आर्टिकल में ये बात कही गई है कि अगर इंडिविजुअल के अगेंस्ट कुछ होता है ना, इंडिविजुअल को अगर अपना कोई राइट एनफोर्स कराना है या इंडिविजुअल का कोई क्लेम है, तो उसे भी पाने के लिए, उसे भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें स्टेट की जरूरत पड़ेगी। तो आर्टिकल 34 की जो बातें है उससे ये इन्फरेंस निकलता है कि स्टेट ही जो है वही इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। ये कौन से रियलिस्ट थ्योरी वाले लोग हैं, है ना, जो कि क्या मानते हैं, वो लोग ये मानते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट है वही इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है, उन्हीं के लिए जो है हमारा इंटरनेशनल लॉ है। फिर से क्रिटिसिज्म की बात करें तो ओपनहाइम ने अपनी 9th एडिशन, जो उसकी उनकी बुक थी इंटरनेशनल लॉ, उसके 9th एडिशन में कहा कि जो स्टेट्स हैं वो प्राइमरीली, मतलब अगर प्राइमरी देखा जाए कौन सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का, तो हाँ डेफिनेटली स्टेट है, बट सिर्फ और सिर्फ स्टेट नहीं है ना, और भी चीजें हैं। उसके बाद फिर हमारे पास एक और केस था, रेपरेशन फॉर इंजरीज सफर्ड इन द सर्विसेज ऑफ द यूएन। तो यहाँ पे आईसी जो था हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बोला कि जो यूएन है वो भी कोई इंटरनेशनल क्लेम ला सकता है, मतलब जो यूएन है वो भी कोर्ट जा सकते हैं स्टेट के अगेंस्ट। तो कहने का मतलब ये था यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही जो है वो हमारे इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट नहीं है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और भी चीजें हमारे जो है इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट है, ये इस केस में कहा गया था। सो आप पूछा जा सकता है ना, ये केस कभी आ सकता है, मतलब जो हमारा एमसीक्यूज है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर बनता है उसमें पूछा जा सकता है। तो इस वजह से इस केस को ध्यान में रखना। दूसरा है हमारा फिक्शनल थ्योरी। उनका क्या मानना है, फिक्शनल थ्योरी का ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल जो है वही इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। जो केल्सन है उन्होंने कहा कि ये जो हम स्टेट जो है ना, ये क्या टेक्निकल लीगल कंसेप्ट है, मतलब स्टेट एक्चुअली में कुछ है थोड़ी, मतलब क्या आप बात को समझो कि स्टेट कुछ है थोड़ी, है तो इंडिविजुअल्स ही ना। अगर हम लोग यूनिट्स को देखें जिसके थ्रू स्टेट बना है तो वो क्या है, इंडिविजुअल्स है। तो स्टेट क्या है, ये तो एक टेक्निकल कंसेप्ट है जो कि हमने अपने लिए बनाया है। तो ये जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है वो किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। हाँ,
इंटरनेशनल लॉ और जो स्टेट लॉ में फर्क ये आ जाता है कि स्टेट लॉ जो है वो डायरेक्टली इंडिविजुअल्स पे लगता है ना, और बाकी जो हमारा इंटरनेशनल लॉ इनडायरेक्टली लगता है, बट देखा जाए तो किसके लिए है तो वो इंडिविजुअल्स के लिए, किसी और के लिए नहीं है। आई होप मेरी स्पीड ज्यादा तेज नहीं हो रही है, आई ट्राई टू बी लिटिल स्लो, और आप लोग अपना फीडबैक दीजिए आपको कैसा लग रहा है ना। तो अगला जो है हमारा लॉटरपेक ने भी इसमें बताया है फिक्शनल थ्योरी में कि जो इंडिविजुअल है वही अल्टीमेट यूनिट है सारे ही लॉस का, चाहे इंटरनेशनल हो म्यूनिसिपल हो, जो सब चीजें किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए हैं। फिर वेस्टलेक ने भी ये बात कही है कि जो हम स्टेट के राइट और ड्यूटीज की बात करते हैं ना, वो राइट एंड ड्यूटीज किसका है, उन लोगों का जो कि वो स्टेट मिल के स्टेट को बनाते हैं, मतलब कौन, इंडिविजुअल्स। तो फिक्शनल थ्योरी वालों को क्या मानना है कि सिर्फ और सिर्फ जो इंडिविजुअल्स है वही हमारे इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है और कोई नहीं। फिलिप जेसप ने भी एक बात कही कि स्टेट जो है, फिलिप जेसप ने मतलब ये बात कही कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट जो है वही इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट नहीं है ना। और मैं ये भी मानता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स भी सब्जेक्ट, मतलब इन्होंने क्या किया कि बीच की बात कही है, फिलिप जेसप ने बीच की बात क्या कही है कि ना तो सिर्फ स्टेट जो है वो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है और ना ही इंडिविजुअल्स। तो क्या कहने का मतलब है कि ये जो दोनों थ्योरीज है, हमारी फिक्शनल थ्योरी जो हम लोगों ने पढ़ी और रियलिस्ट थ्योरी पढ़ी, ये दोनों थ्योरीज क्या बहुत एक्सट्रीम है। हम सिर्फ और सिर्फ ये भी नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है, और ये भी नहीं सिर्फ कह सकते कि स्टेट जो है वही सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। फिर हमारे पास एक और केस है, ये केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि पता है इंटरनेशनल लॉ में केस बहुत पूछा जाता है, इस वजह से मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो मेवरोमेटिस पैलेस्टीन कंसेशन केस था, इसके अंदर जो हमारा पीसीआईजे था ये बात बोली कि अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसके किसी राइट का हनन होता है और स्टेट अगर उसे रिप्रेजेंट करती है, तो स्टेट क्या कर रही है, वो अपने राइट को एनफोर्स करा रही है। आप समझ रहे हो, मतलब अगर इंडिविजुअल का ऐसा माना जाता है कि अगर इंडिविजुअल का राइट का हनन हो रहा है, उसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब किसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, स्टेट के राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो स्टेट अगर इसे रिप्रेजेंट करती है तो इंडिविजुअल के लिए नहीं कर रही है, स्टेट अपना उल्लू सीधा कर रही है। फिर हमारा फंक्शनल थ्योरी है। फंक्शनल थ्योरी क्या कहता है, फंक्शनल थ्योरी ये चीज कहता है कि हम ना तो सिर्फ स्टेट को कह सकते हैं कि वो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है, ना ही इंडिविजुअल्स को कह सकते हैं। कुछ और भी नॉन स्टेट एंटिटीज हैं जिसे हम लोग इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मानते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या हो गई, बहुत ज्यादा, दोनों जो ऊपर वाली थ्योरीज थी, जो हमारी रियलिस्ट थ्योरी थी और फिक्शनल थ्योरी थी, वो कहती बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थी, तो इसे दोबारा से सोचने की जरूरत थी। तो स्टेट, इंडिविजुअल्स और कुछ नॉन स्टेट एंटिटीज इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखने को मिल सकता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस है। फिर ये इस केस, एक केस भी है इसके रिगार्ड में, ठीक है, रेपरेशन फॉर इंजरीज सफर्ड इन द सर्विसेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पे आईसीजे ने ये बोला था कि जो यूएन है वो भी इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। पूछा जा सकता है, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, तो पूछा नहीं गया, लेकिन जिस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं ना, जो हमारा स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का, उसमें ये चीज पूछी जा सकती है। फिर इंडिविजुअल्स, तो बहुत सारे ऐसे कन्वेंशंस है जिन्होंने क्या कहते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट हम लोग कुछ कर रहे हैं तो उसे क्या माना जाएगा, उसे इंटरनेशनल ऑफेंस माना जाएगा। तो जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर भी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, उनके लिए भी कुछ पनिशमेंट दी गई है। तो इंडिविजुअल्स ही हमारे इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट है। आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको बता दिया जाएगा, है ना, बहुत सारे ऐसे कन्वेंशंस और ये सारी चीजें आप खुद पढ़ोगे तो आप खुद रिलेट कर पाओगे। इतना डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है कि जो इंडिविजुअल है वो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। फिर कुछ नॉन स्टेट एंटिटीज भी हैं। नॉन स्टेट एंटिटीज मतलब जैसे कुछ टेरिटरीज होती हैं जिन्हें पूरा फुल स्टेटस नहीं मिला होता है, मतलब उसे स्टेट नहीं कहते किसी रीजन की वजह से, है ना, कि वहाँ के भी गवर्नमेंट नहीं डिसाइडेड, डीजे और डिफेक्टो गवर्नमेंट, हम ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो कि उसे फुल स्टेटस नहीं मिला, स्टेट कहलाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, उसे फुलफिल करना होता है। या फिर मान लो कुछ स्टेट ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो उसे अगर फुल स्टेटस नहीं मिला, जैसे कॉलोनीज होती थी, है ना, प्रोटेक्टोरेट्स होते थे, तो उनके लिए क्या कहते हैं कि कुछ कन्वेंशंस बनाए गए, है ना, तो मतलब बहुत सारे कन्वेंशन से उसके थ्रू ने चलाया जाता था। अब आर्टिकल 8 हम लोग देखें, आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डब्ल्यूएचओ, जो हमारा डब्ल्यूएचओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डब्ल्यूएचओ है, वो ये बोलता है कि ये ऐसे जो स्टेट्स हैं, मतलब जिन्हें पूरी रिकॉग्निशन नहीं मिली, वो एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं। फिर ऐसे ही इन लोगों ने इंसर्जेंट्स के बारे में बोला है ना, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब ये कि जो नॉन स्टेट एंटिटीज है जिन्हें पूरा रिकॉग्निशन नहीं मिला है, वो भी हमारा इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए मैं बोलूं कि जिनको स्टेट का स्टेटस नहीं मिला, स्टेट एज ए स्टेट रिकॉग्निशन नहीं मिली, वो भी हमारे इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट है।
तो अभी का जो टाइम है हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेट तो नहीं है इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट और ना ही सिर्फ़ इंडिविजुअल है। ये दोनों तो है ही, बट साथ में हमारी नॉन स्टेट एंटिटीज़ हो गई, फिर हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन हो गई। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ का क्या सब्जेक्ट है। ओवर द टाइम इसका एम्बिट बढ़ रहा है। ओवर द टाइम ये क्या हो रहा है? ब्रॉड हो रहा है। तो इंटरनेशनल लॉ एज़ अ अम्ब्रेला अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेके आ रहा है। तो ये था हमारे इस वीडियो के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर। किसी भी तरीके का डाउट है, कोई फीडबैक है, डू मेंशन। हो सकता है ये वाला वीडियो आपको थोड़ा तेज़ लगे क्योंकि मैं चाहती हूँ जल्दी-जल्दी से ख़त्म हो, है ना? मेरे पास भी लिमिटेड टाइम और एग्ज़ाम आने वाला है ना? नोट्स वगैरह बाकी कुछ ऐसा चाहिए या बाकी कुछ आपको हेल्प चाहिए, आपको लगता है मैं हेल्प कर सकती हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स भी कनेक्टेड है, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।